अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस क्लास में 10वीं क्लास की उर्दू जान पहचान का दूसरा सबक बेतकल्लुफ़ी को पढ़ेंगे। बेतकल्लुफ़ी को पढ़ने से पहले जो उसके मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं, उसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। जी, उसके लेखक हैं कन्हैया लाल कपूर। सबक का नाम है हमारे बेतकल्लुफ़ी। तो कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए और 1980 में उनका इंतकाल हुआ। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मिज़ाह उनका ख़ास मैदान है। पेरूड़ी लिखने में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजर्बों से मिज़ाह पैदा करना उनकी एक ख़ास पहचान है। नोके नश्तर, बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालियाँ, नए शगुफ़े, संगो खिश्त, शीशा व तीशा और कामरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। दूसरा सबक बेतकल्लुफ़ी है, उसको पढ़ेंगे। तो उसका पहला पैराग्राफ है और ख़ास जो एक शायर का मिसरा है उस पर यह सबक मुनहसिर है। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए, बेतकल्लुफ़ी। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए मिसरा, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। लेकिन ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तजर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदरजहा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप, जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरअक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में आपको बाग़ बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हींग लगती है न फिटकरी और ज़ाहिरदारी जूं की तूं कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहिब तशरीफ़ लाते हैं और आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आपके लिए, वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। आगे बातचीत होती है, फरमाते हैं चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पी हैं। सोडा मंगवाऊँ, नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं। शरबत पीजिएगा, वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए, अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितने जहमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे। चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। जी, अब यहाँ पर इन्होंने 2 मिसालें दी हैं। कह रहे हैं अगर आप अगर तकल्लुफ़ करते हैं और तकल्लुफ़ ऐसे वक्त में करते हैं जब आपका जहन्नम में जाने का नंबर आ जाए और आप बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए हैं, जहन्नम का जो पासबान है वो आपको कहता है, पहरेदार है वो आपको कहता है कि आप जहन्नम में चलिए, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आप उनसे तकल्लुफ़ के साथ कह दीजिए कि पहले आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो हो सकता है कि वो आपको इस तकल्लुफ़ के कारण, इस तकल्लुफ़ की वजह से वो आपको यहाँ से वापस हटाकर जन्नत के दरवाजे पर पहुँचा देंगे। और अगर इसी तरह आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है, उससे दोस्ती है, बेतकल्लुफ़ी है, तो उसके चक्कर में आपको वहाँ पर आपका जो दोस्त है, दारोगा है, वो आपको जन्नत की किसी नहर में गोते दिलवाए, डुबकियाँ लगवाए, और आपको इतनी डुबकियाँ लगवाए कि आपको क्या है छठी का दूध याद आ जाए।
इसी तरह दूसरी मिसाल दी है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, उसमें अगर बेतकल्लुफ, अगर आप तकल्लुफ के साथ उसके साथ पेश आते हैं कि आप मेहमान हैं, आप कुछ लीजिएगा, तो वो कहता आप तकल्लुफ क्यों करते हो? फिर कहिएगा आप ठंडा पीजिएगा, अरे नहीं आप फिर तकल्लुफ करने लग गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि आप शरबत पीजिए। फिर कहता नहीं नहीं यार आप तो तकल्लुफ होता है। या फिर पूछते हैं आप उनसे कि पानी पीजिएगा, चलो ठीक है आप इतना तकल्लुफ करते हैं तो सिर्फ पानी ले आइए। तो आपका मतलब कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ पानी पिलाया और आपका काम मुकम्मल हो गया, मेहमान नवाजी मुकम्मल हो गई। और इसी की जगह अगर आपका कोई बेतकल्लुफ दोस्त आपसे मिलने आता है और आप उससे यही बात कहते हैं कि आप कुछ लेंगे, तो कहेंगे अरे यार आप ऐसे कोई बात करते हो, हम तो सब कुछ ही लेंगे, खाना मंगवाइए। तो क्या खाना मंगवाओ? अरे खाने से पहले चाय तो मंगवाओ। तो चाय मंगवा दूं? तो चाय के लिए कहते हैं चाय से पहले सिगरेट मंगवाइए, सिगरेट पियेंगे। वो कहेंगे चाय के साथ क्या लेंगे? तो लंबी चौड़ी लिस्ट आप उसको आपके सामने पेश कर दी जाती है कि इतने समोसे चाहिए, इतने क्रीम रोल चाहिए, गाजर का हलवा चाहिए। तो देखो, एक तो ये कि सिर्फ पानी के पिलाने पर इत्तिफाक काफ़ी हो गया, मेहमान नवाजी मुकम्मल हो गई। और आप अगर बेतकल्लुफी के साथ कोई आता है आपके सामने, तो आपको कितना लंबा खर्चा करना पड़ जाता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। इसी के साथ बता रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं आपको जी। बेतकल्लुफी में ये तो हजारों कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि बसा औकात इसके तुफैल आपको सख्त खिफ़त उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज़्ज़ज़ अशख़ास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल, अबे नाहंचार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए क्या? कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। ये एक और मिसाल दे रहे हैं, मिसाल से समझा रहे हैं बेतकल्लुफ़ी कितनी नुकसानदेह है। मसलन आपके यहाँ कोई मेहमान बैठा हुआ है और किसी मसले पर, किसी रिश्तेदारी के बारे में आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते करते आपका कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त आ जाए और दरवाज़ा खटखटाए नहीं बल्कि मुक्के मार मार कर जोर से तोड़ने के अंदाज में खटखटाए। और जब कोई दरवाज़ा खोलता, कुछ देर में दरवाज़ा नहीं खुलता है तो चिल्लाना शुरू कर देते, अरे नाहंजार, बेवकूफ़, नालायक, मैं तेरा इंतज़ार करता रहूँगा, तू दरवाज़ा नहीं खोलता, क्या सारे मर गए क्या? ऐसे अल्फाज अदा करते हैं। और आपके सामने मेहमान बैठे हुए हैं, आपके मुअज़्ज़ज़ अशख़ास बैठे हुए हैं, किसी मसले पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे वक्त में आपको बहुत ज़्यादा खिफ़त उठानी पड़ती है। और जब वो अंदर आते हैं और आपके मेहमानों को देखते हैं और कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हमारी इनसे बेतकल्लुफ़ी है, तो ऐसी बेतकल्लुफ़ी जिससे इज्जत की किरकिरी हो जाए, ऐसा क्या फ़ायदा? तो आगे कह रहे हैं या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन न जाए मानदन। उनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफ़्व तलब नज़रों से देखते हुए कहता है बुरा न मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता उस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है। एक और मिसाल दे रहे हैं कि आपके दो बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे मिल जाते हैं और उनमें इतनी बेतकल्लुफ़ी है कि एक आदमी दूसरे को गाली देकर बात करता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, हमारी बेतकल्लुफ़ी है। दूसरा भी यही गालियाँ देता है और ये कहता है माफ़ कीजिएगा, हमारी बेतकल्लुफ़ी है। तो ऐसी जगह से कि आप अपने दोस्तों से हट भी नहीं सकते और वहाँ रुक भी नहीं सकते। इसी वजह से ये फ़ारसी का एक जुमला कहा गया है, ना पाए रफ्तन न जाए मानदन, कि ना वहाँ पर आप पाँव रख सकते हैं और ना वहाँ से आप जा सकते हैं, ना रुक सकते हैं ना जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं। तो ये एक बेतकल्लुफ़ी के नुकसानात में से एक मिसाल है जी। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। ठीकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज ज़रूर मुस्तार लिया करते थे।
जी, ठीकरे ने एक किरदार लिखा है, उसमें लिखा है कि एक दोस्त है जो मेहमान बनकर आता है और यहाँ से एक कमीज हमेशा उधार लेकर चला जाता है। इसी के साथ आगे लिखते हैं, हमारे एक दोस्त इस मामले में ठीकरे के उस किरदार से बाजी ले गए हैं। वो सिर्फ कमीज पर इक्तिफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। उम्मन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपये का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफा कर दूं, फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारी आदम मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं और वदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गर्म कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। जी, इसी तरह ठीकरे के किरदार से भी बड़ा हुआ किरदार बता रहे हैं कि हमारे एक दोस्त हैं जो आते हैं, टैक्सी में सवार होकर आते हैं और आते ही कहते हैं कि मैं इनसे, जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं और दोस्त से कहते हैं कि आप मुझे 5 रुपये का नोट दीजिए, 5 रुपये का नोट दो ताकि मैं टैक्सी वाले को दफा करूं। और जब वो आते हैं और बातचीत करते हैं और अगर बातचीत होने के बाद में जब जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुतालबा करके ले जाते हैं। इसी तरह अगर हम नहीं होते हैं तो उसके बाद वो पूरी पोशाक और टाई, पतलून, कमीज ये सब चीज़ें ले जाते हैं और नौकर से कह जाते हैं कि भाई हम चंद दिन के इस्तेमाल करने के बाद आपको ये चीज़ें लौटा देंगे। जी, ये सारे बेतकल्लुफ़ी के नुकसान बताए जा रहे हैं। आगे बता रहे हैं, हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं, मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाजार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज में से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया। आगे बता रहे हैं एक और मिसाल कि हमारे एक दोस्त हैं जो मुसाफा करने के बजाय बगलगीर होकर गले मिलकर अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक बार नहीं, मुलाकात में हर 2 मिनट में बगलगीर होते हैं और मुआनका करते हैं और बार बार मुआनका करते हैं, जिसकी वजह से राहगीर जो सामने आने जाने वाले हैं वो हमको देखकर अपने दांतों में उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए कि कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बत है कि बार बार मिल रहे हैं। और मुलाकात का ये हाल है कि हमसे 2 दिन पहले ही माल रोड पर इनकी मुलाकात हुई थी तो वहाँ भी इन्होंने इसी तरह का मुजाहरा किया था। आगे बता रहे हैं, बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आदम के और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अजराह मजाक आपके दोनों मूंछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हो तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। और बता रहे हैं कि कुछ बेतकल्लुफ़ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपके यहाँ आए और शाम के वक्त में आए और कहते हैं कि हम आपके यहाँ आराम करेंगे। और आराम तो करेंगे लेकिन आराम कहाँ करेंगे? आपके कमरे में करेंगे और कमरे में भी करेंगे तो आपके बिस्तर में आपके साथ लेट कर करेंगे। इतनी ये चीज़ें आपके परिवार को बुरी लग सकती है, आपके ख़ानदान के लिए ये बुरी साबित हो सकती हैं। इसी तरह कह रहे हैं, आप दोपहर को आराम कर रहे हैं, आपका बेतकल्लुफ़ दोस्त आया और आपकी दोनों मूंछों का सफाया कर दिया। आप तकलीफ से करा रहे हैं, परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहे हैं और आपका दोस्त इस परेशानी के आलम में भी आपका मुंह चिढ़ाता है और हंसता है। ये सारे नुकसान हैं बेतकल्लुफ़ी के। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़ हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली। कहने लगे दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर ले चलें।
मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रही। एक लफ्ज़ उन्होंने कहा, ज़रा टिकट दिखाइए। तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुलिस से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। बेतकल्लुफी का एक और वाक़या जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा भी बेतकल्लुफ दोस्त करते हैं। एक मर्तबा मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका था और वहां अपने सामान के साथ हाजिर था। ऐसी सूरत में मेरा एक दोस्त आया और कहने लगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में कोई काम है उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो कहने लगे वहाँ क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलते हैं। बाटा नगर चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इधर उधर जाके वापस आ जाएंगे। तो कहने लगे कि नहीं मुझे तो दिल्ली जाना है। तो बातों ही बातों के अंदर इन्होंने अचानक एकदम कहा कि आपका टिकट तो दिखाओ। तो मैंने उसको अपना टिकट दिखाया। जैसे ही उनके हाथ में टिकट आया तो जो बेतकल्लुफ दोस्त थे उन्होंने उसके टिकट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया और अब पुलिस से कहने लगे कि इनका सामान ले चलो। तो बसा औकात बेतकल्लुफी के अंदर इतना नुकसान हो जाता है कि आपका कोई खास काम हो, किसी इरादे से आप जा रहे हो और वहां आपको जाना तर्क करना पड़ सकता है। ऐसे 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 नुकसानात बेतकल्लुफी के हैं। आगे चले, इन्हें साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ, गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। न जाने आप कहां से आ टपके, आपने आओ देखा न ताओ, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढटाई से कहा लगाकर फरमाने लगे, वह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक हैं। अपना एक और वाकया मुसन्निफ जिक्र कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त था, बेतकल्लुफ दोस्त था। उसने मेरे साथ क्या हरकत की कि मैं एक दरिया के किनारे खड़ा हुआ, गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था कि गुरूब आफ्ताब हो रहा है, सूरज ढल रहा है, उसकी किरलाली उस आसमान में फैल रही है। वो सारा मंजर में देख रहा था, अपने आप उससे लुत्फ अंदोज हो रहा था। इतने में मेरा एक बेतकल्लुफ दोस्त आया। उसने ना आओ देखा ना ताओ और मुझे आकर इतना जोर से धक्का दिया कि मैं दरिया में जा गिरा। और बड़ी मुश्किल से मैं हाथ पांव मारते हुए किनारे पर पहुंचा तो वो दोस्त वहां पर पहुंचकर कहते हैं, अरे वाह, आपको तो तैरना भी आता है, बड़े अच्छे तैराक हैं, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे हालात भी बेतकल्लुफी की वजह से ऐसे हालात झेलने पड़ सकते हैं। तो कहते तकल्लुफ के खिलाफ आपको जो चाहे कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है। तकल्लुफ पहले आप हैं तो बेतकल्लुफी पहले हम, और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदाए बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ोक फरमाए कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। तो अब इन दोनों के दरमियान तफावत किया जा रहा है, फर्क बयान किया जा रहा है कि तकल्लुफ के अंदर थोड़ी नफासत है, पाकीज़गी है और बेतकल्लुफी के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है। इसी तरह दूसरे अल्फाज में कहा है कि तकल्लुफ गज़बर लंबा घूंघट है, तो औरतें जैसा घूंघट निकाल लेती है और अपने आप को कुछ न कुछ हद तक अपने चेहरे को छुपा लेती हैं। तो कहते हैं कि बेतकल्लुफी गज़बर लंबी जबान है कि आदमी को कुछ सूझता ही नहीं है, जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया कह दिया। ऐसे अल्फाज, ऐसे गंदे गंदे अल्फाज और गालियों के साथ भी बेतकल्लुफी के अंदर बातें की जाती हैं। इसी तरह कहते हैं कि ज़ेरे लब मुस्कुराहट है, तकल्लुफ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदाए बेबाक, कि आदमी तकल्लुफ के अंदर मुस्कुराहट से काम चला लेता है, थोड़ा बहुत हंसकर भी अपना काम चला लेता है, और बेतकल्लुफी के अंदर आपको गला फाड़ फाड़ कर हंसना पड़ता है, ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। और आखिर में मुसन्निफ साहब ज़ोक उस्ताद को नसीहत कर रहे हैं कि ज़ोक साहब आप जो बात कह रहे हैं हमारे ये हजम होने वाले नहीं है, और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको ऐसे दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा जो आपके बेतकल्लुफ दोस्त हो,
जैसे हमारे दोस्त अगर आपके पास ऐसे पहुंच जाते और आपके साथ ऐसे ऐसे वाकयात होते तो आप किसी भी सूरत में ये ना कहते कि तकल्लुफ में तकलीफ है सरासर, ये बात कभी ना कहते। आगे अल्फाज माना देख लेते हैं। माना याद कीजिए, तकल्लुफ तकलीफ उठाकर कोई काम करना, बनावट जाहिरदारी दिखावा, मेअराज बुलंदी ऊंचाई, शाहिद गवाह गवाह, राहत आराम आसाइश, नाहंजार बुरी चाल चलने वाला, अफ़्व तलब माफी मांगने वाला, यक लख्त फौरन अचानक, माजरत उज़्र करना, मुस्तार मांगा हुआ उधार लिया हुआ, इक्तिफा काफी समझना या किफायत करना, अदम मौजूदगी गैर हाज़री, करम इनायत मेहरबानी, विदा रुखसत जुदाई, गुरूब सूरज या चांद का ढलना, नफासत खूबी उम्दगी लताफत, कसाफत गलाजत गहरापन। गौर कीजिए, जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाती है। अब आखिर में मुसन्निफ साहब फरमा रहे हैं कि हकीकत में जो ज़ौक़ ने कहा कि तकल्लुफ में तकलीफ है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं है जितनी बेतकल्लुफी में है। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि तकल्लुफ और बेतकल्लुफी तकल्लुफी और बेतकल्लुफी दोनों ही नुकसानदेह है जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए। दोनों की एक हद हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है? तो इसका जवाब दे रहे हैं, बेतकल्लुफी से तरह तरह की परेशानी होती है। बेतकल्लुफ दोस्तों की वजह से बेइज्जती हो जाती है, जाती व माली नुकसान भी होता है। बेतकल्लुफ दोस्त कपड़े व खाने की चीजों की फरमाइश भी कर देते हैं। दूसरों के सामने वाहियात बातें करने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यूं तो बेतकल्लुफी में हजारों कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी कबाहत यह है कि उसकी वजह से आपको सख्त खिफ़त उठानी पड़ती है। जी, दूसरा सवाल है, ठीकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया? किताब में एक ठीकरे का जिक्र आया है, उसी के बारे में सवाल किया है कि उस बेतकल्लुफी का जिक्र किस अंदाज में किया है वो बताइए। तो जवाब है, ठीकरे अपने किरदार में बेतकल्लुफ दोस्त का जिक्र करते हुए कहता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसती के वक्त उससे एक कमीज उधार लिया करते थे। जिसके पास भी ठहरते थे उससे एक कमीज उधार लेकर ही जाया करते थे कि चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद लौटा देंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, ए जो तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? इसका जवाब है, इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि तकल्लुफ करने से तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें कभी भी तकल्लुफ से काम नहीं लेना चाहिए। आगे देखते हैं, नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो तीन मुहावरे दिए गए हैं। हींग लगे न फिटकरी, छठी का दूध याद आना, दांतों में उंगलियां दबाना। इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल किया है। जब बिना मेहनत और खर्च के कोई काम हो जाए उसे कहते हैं हींग लगे न फिटकरी। इस जुमले के अंदर माना भी बयान हो गया और ये जुमला भी बन गया। दूसरा है, छठी का दूध याद आना। अकबर ने अहमद को कुश्ती में छठी का दूध याद दिलाया था। मतलब इतना खतरनाक पटकनी दी थी कि उसको छठी का दूध याद आ गया, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गया। जी, दांतों में उंगलियां दबाना। जादूगर के करतब को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई। जादूगर ने ऐसा करतब दिखाया कि लोग क्या है, हैरान और परेशान हो गए और मजबूरन उनको उंगलियां दबानी पड़ी। जी, आगे है, नीचे दिए लफ्जों के वाहिद जमा बनाइए। अब ये
ऊपर वाली लाइन में अल्फाज दिए गए हैं, नीचे इनके वाहिद जमा दिए हैं। हाथ का हाथों, निशान का निशान, निशानात का निशान, जूती का जूतियाँ, टोपियाँ वाहिद है इसका टोपी, फर्ज का फराइज, एहसान जमा है वाहिद है इसका एहसान, सवाल वाहिद है जमा है सवालात, जंगल वाहिद है जमा है जंगलात, जवाबात जमा है वाहिद है जवाब, मंजिल वाहिद है इसकी जमा है मंजिलें या मनाजिल। जी आगे देखिए, जमाना बताइए। 3 जुमले दे रखे हैं, उन तीनों के अंदर हमको जमाना बताना है। पहला जुमला है अकबर ने एक कहानी पढ़ी, तो इस कहानी पढ़ने का जमाना कौन सा है? तो इसमें जमाना माजी है, गुजरा हुआ जमाना है, भूतकाल है। जी आगे है हमीद खाना खा रहा है, खा रहा है तो कौन से जमाने में खा रहा है उसके बारे में बताना है। तो इससे हमको मालूम हो रहा है खा रहा है तो जमाना है हाल में खा रहा है। जी आगे है तीसरा जुमला, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो जयपुर कब जाएगा, कौन से ज़माने में जाएगा उसको बताना है। तो जाऊंगा ये ज़माना है मुस्तकबिल की अलामत है। तो ये हमारा सबक यही मुकम्मल होता है। अब इसके बाद हम तीसरा सबक चालू करेंगे इंशाअल्लाह।